प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप सभी का रामबाण के डे नंबर 4 में बहुत-बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम ये देख पा रहे हैं कि रोज़ाना जब हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो थोड़ा-थोड़ा हमारा जो तैयारी है वो अच्छा होता जा रहा है। रामबाण के डे नंबर 1 में, डे नंबर 2 में, डे नंबर 3 में हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है और प्यारे बच्चों, आज हम लोगों का डे नंबर 4 होने वाला है। जैसा कि आप थंबनेल पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि बच्चों बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट का। और बच्चों ये सीरीज 230 ऑब्जेक्टिव हमारे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। 230 में से 230 अंक पक्का करना है इस रामबाण सीरीज से। तो प्यारे बच्चों, क्या हम लोग शुरुआत करें? क्या मैं अच्छे से आप लोग को दिख रहा हूँ? क्या साउंड वगैरह ठीक ठाक जा रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए बच्चों, एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैं दिख रहा हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वी आर लाइव नाउ बच्चों, हम लाइव हैं, आप और हम दोनों। आप अपने घर से, मैं अपने स्टूडियो से। आइए सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत 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 जरूरी होता है। और प्यारे बच्चों, है ना, एक तरफ हमारा प्यारा सा राम भगवान का फोटो बच्चों। और आज का मोटिवेशन अगर आप कहेंगे तो बच्चों हम यही कहेंगे कि मोटिवेशन हमारा यही है कि जो लक्ष्य हमने लिया है, जो लक्ष्य हमने प्यारे बच्चों अपने आप में रखा है, उस लक्ष्य को किसी भी हाल में पूरा करना है। तो बताइए सबसे पहले, कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, है ना? कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप लोग कैसे हैं। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग कि आप लोग कैसे हैं। बहुत फास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोग कैसे हैं। चलिए, बढ़िया है सर जी, मस्त है, अच्छे हैं। चलिए, जुड़ चुके हैं खुशी कुमारी, सत्यम हैं, दिलीप हैं, आकाश हैं, प्रियांशु हैं, विवेक कुमार हैं। सब लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, बहुत सुंदर, बढ़िया है। भगवान जी करे बच्चों, आप हमेशा जीवन में खुश रहें, जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। चलिए, अब जल्दी से इस सेशन को बच्चों अपने अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में एक बार सब लोग इस सेशन को, मेरे विद्यार्थी जी सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, है ना? 30 सेकंड का टाइम मिलता है क्लास शुरू होने से पहले। क्लास शुरू होने से पहले 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी से सब लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्टोरी, स्टेटस हर जगह शेयर हो जाना चाहिए। स्टार्ट करें तो जल्दी से सर जी, पोल आज होने वाला है। हाँ बच्चों, आज हर सवाल में हमने सोचा भाई पोल करवा देता हूँ, है ना? क्योंकि सवाल की संख्या कम है। जब सवाल की संख्या कम है तो ये पोल होना पॉसिबल है, बहुत इजी है। चलिए, पढ़े। तो मेरे विद्यार्थी जी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमने कहा था कि आप लोगों को नोट्स जो है एग्जाम सारथी बैच में, है ना, एग्जाम सारथी बैच में जो आपका नोट्स है, वो नोट्स कब से मिलना स्टार्ट होगा? तो मेरे विद्यार्थी जी वो 15, है ना, 15 से हमने कहा है कि 15 जो तारीख है अपना, 15 जनवरी से मेरे बच्चे इसमें आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परसों से देखेंगे इसमें चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़े। चलिए शुरू करें। यस और नो? यस। तो मेरे विद्यार्थी जी, एक एक सवाल का आपके पास पोल आएगा और आप कोशिश कीजिएगा कि हर सवाल का जवाब आपको देना है। सबसे पहले साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 स्टार्ट करें। सर आपका तबीयत कैसा है? ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा है तबीयत, है ना? अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला सवाल है मेरे विद्यार्थी जी, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है ना, इथेनॉइक है, सिट्रिक है, मेथेनॉइक है और बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल है। ठीक है। तो बच्चों आपके कमेंट बॉक्स में एक पोल आना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था टीम को। अब देखना है भाई पोल, टीम ने पोल किया या नहीं किया, है ना? मेरे विद्यार्थी जी, चलो तो देखते हैं भाई साहब पोल क्यों नहीं हुआ। एक बार मैं देखता हूँ संदेश, भाई पोल हो रहा है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है, उस अम्ल का नाम क्या है? बच्चों वो अम्ल जो होता है उसे हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे बच्चे, फॉर्मिक एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड होता है जिसका आईयूपीएसी नाम, जिसका आईयू
PAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी होगा फॉर्मिक एसिड, जिसका बच्चों हम लोग कहते हैं ये मेथेनोइक अम्ल होता है। अगर मैं पूछूं बच्चों कि ये बताओ कि जो बच्चों हमारा जो टमाटर होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बहुत फास्ट में। टमाटर के अंदर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर के अंदर में मेरे बच्चे ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है? टमाटर के अंदर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सबसे पहला किसका आंसर होता है? इमली के अंदर में कौन सा अम्ल होता है? अगर इमली अगर है बच्चों तो उसके अंदर में कौन सा अम्ल होगा? हाँ, पोल हो रहा है, मैं बैठ के थोड़ा देर रुक जाओ, अगले क्वेश्चन से हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो इमली के अंदर में कौन सा होता है? तो इमली के अंदर में मेरे विद्यार्थी जी टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक एसिड होता है। आप लोग मुझसे वादा करो कि अम्ल से संबंधित अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप आंसर बता पाओगे। एक बार मेरे विद्यार्थी जी दिल बनाकर भेजिए कि सर कोई भी सवाल पूछा जाए अम्ल से संबंधित मैं आंसर बता पाऊंगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। अगले क्वेश्चन से पोल होगा ना? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन से होगा मेरे विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पोल होगा। थोड़ा लेट हो गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पोल होगा। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। चलिए पोल अब आ जाएगा, मुझे भरोसा है। क्वेश्चन लिखा गया, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनात्मक तत्व बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बच्चों बताइएगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। बच्चों ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धनात्मक बनाते हैं हम उन्हें कहते हैं धातु। हम उन्हें कहते हैं धातु जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। बच्चों ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर वो कहलाते हैं अधातु। वो कहलाते हैं अधातु। ऐसे तत्व जिसके अंदर धातु अधातु दोनों के गुण हो, धातु एवं अधातु दोनों के गुण हो, उसे क्या कहते हैं? सर ऐसे तत्व जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण हो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? हम इसे उपधातु कहते हैं। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन क्या है बच्चों? तो कहना सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम सौर सेल बनाते हैं, हम जो विद्यार्थी जी सौर सेल बनाते हैं, हम जो सौर सेल बनाते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? एक बार सब लोग दम लाकर शेयर कीजिएगा इस सेशन को। मेरे विद्यार्थी जिन्होंने शेयर नहीं किया है एक बार सब लोग एक बार दम लगा दीजिएगा। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो हम लोग बच्चों सौर सेल बनाते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? उसमें हम लोग सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। इसकी परमाणु संख्या बच्चों बता सकते हैं आप कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है। मेरे विद्यार्थी जी सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। पूल कराने में ऐसे क्यों हो रहा है भाई? सवाल नंबर 3 लिखा गया है कि बच्चों थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित ना किसका होना आवश्यक है? जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है उसके संश्लेषण में किसका होना बच्चों आवश्यक है? ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसके संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? देखो थायरॉक्सिन हार्मोन सबसे पहले निकलता कहाँ से है? वो बच्चों थायराइड से निकलता है। याद रखिएगा कहाँ से निकलता है? थायराइड से निकलता है। अच्छा ये जो थायराइड ग्रंथि है बच्चों, ये थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। मैं सबके कमेंट को देख रहा हूँ। ये जो थायराइड ग्रंथि होता है ये कहाँ पाया जाता है? यस यस, गले में मेरे बच्चे पूल, लेकिन हटाना बहुत जल्दी बड़ा परेशानी हो रहा है। ठीक है ना? मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ कि बच्चों जो ग्रंथि होता है, ये जो ग्रंथि होता है ये गले में पाया जाता है। और अगर बच्चों इस अगर ये ग्रंथि बच्चों फूल जाए, अगर ये ग्रंथि फूल जाए तो बताओ फूल जाने पर, अगर ये ग्रंथि फूल जाए तो बच्चों कौन सा रोग कहलाता है? बच्चों अगर ये ग्रंथि फूल जाए तो क्या बनता है? तो बच्चों घेंघा रोग होता है और इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी। कितने % लोगों ने सही उत्तर दिया है? तो बच्चों लगभग हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो लगभग 70% लोग जो हैं सही आंसर दे पा रहे हैं। आप लोग भी देख सकते हैं लगभग 67%। तो बताइए बच्चों कितने % लोगों ने सही आंसर दिया? इस सवाल का सही उत्तर कितने % लोगों ने दिया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सब लोग कि सर इसका सही उत्तर देने वाले की संख्या सिर्फ और सिर्फ 67% है। बाकी प्यारे बच्चों देखो गलती है, तो थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। 1 मिनट के अंदर 7500 पोल हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं
कि थोड़ा बहुत बच्चों गड़बड़ है, तो आंसर बड़ा अच्छे से देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य और बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात हैं। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात हैं। ऑप्शन है समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, अगर ये बोर्ड परीक्षा में आपके सामने ये सवाल रहता है तो आप इसका सही उत्तर क्या देंगे? बोर्ड परीक्षा में आप बैठे हैं और पहला सवाल यही पूछा गया है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात हैं, यानी आगे वाला पैर है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसकी जो बनावट है वो एक जैसी है, बनावट सेम है। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो बनावट मेरे विद्यार्थी जी इसकी सेम है, परंतु कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य डिफरेंस है। तो बच्चों जब बनावट सेम हो परंतु कार्य वर्क डिफरेंस हो तो हम इसे समजात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर बच्चों सवाल ये पूछा जाए आपसे कि बच्चों बनावट अलग, बनावट बनावट बच्चों भिन्न हो, बनावट भिन्न हो, बनावट भिन्न हो, परंतु कार्य सेम हो, कार्य बच्चों कार्य समान हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी संरचना जिसकी बनावट भिन्न हो परंतु कार्य सेम हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? बताइए कमेंट बॉक्स में। तो हम इसे कहेंगे असमजात। असमजात या बच्चों, या हम लोग इसको समवर्ती, है ना, समवृत्ति क्या बोलते हैं? समवृत्ति बोलते हैं ना। तो याद रखिएगा इस चीज को, विशेष रूप से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसमें जो आंसर दिया गया है, 1 मिनट के अंदर लगभग 7700 बच्चों ने दिया है। कितने परसेंट बच्चों ने सही उत्तर दिया है बताओ? सही उत्तर देने वालों की परसेंटेज बताओ बच्चों। इससे ये पता चलेगा कि देखो बच्चों, बिहार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आंसर दे रहे हैं, उसमें कितने परसेंट विद्यार्थी हैं जो सही दे रहे हैं और कितने परसेंट गलत दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ओनली 70%, 70% विद्यार्थी ही हैं जो सही उत्तर दे पा रहे हैं और 30% विद्यार्थी अभी भी गलत उत्तर दे पा रहे हैं। ये बात बहुत गलत है। इसलिए बच्चों याद रखिएगा कि बहुत ज़रूरी है बच्चों, मतलब सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि जो दहन कर ऊष्मा, माफ कीजिएगा, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कहते हैं। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईंधन कहते हैं, माफ कीजिएगा इंजन लिखा गया, सॉरी हाँ इंजन, ठीक है, इंजन कहते हैं, ईंधन कहते हैं, तापक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो जलकर हमें ऊष्मा दे हम उन्हें क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत फटाफट से कमेंट भी करना है, पोल भी करना है, कमेंट पोल दोनों लिखना है बच्चों। तो जो जलकर हमें ऊष्मा देता है हम उन्हें ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ईंधन कहते हैं। विद्यार्थी जी अगर मैं आपसे पूछूं कि कोयला एवं पेट्रोलियम ये कौन सा ईंधन है, कोयला एवं पेट्रोलियम कौन सा ईंधन है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी याद रखिएगा, कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। मेरे बच्चे कोयला और पेट्रोलियम कौन सा संसाधन है? अगर मैं पूछूं आपसे कि कोयला और पेट्रोलियम कौन सा संसाधन है, तो कहना बच्चों अनवीकरणीय संसाधन है। क्या कहना बच्चों बताओ? अनवीकरणीय संसाधन है। इसके बनने में कितने वर्ष लगते हैं? इसके बनने में कितने वर्ष लगते हैं? तो इसके बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं इसके बनने में। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, यहीं पर मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भैया सौर ऊर्जा के विषय में, सौर ऊर्जा के बारे में बताओ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी किस प्रकार का ये सभी किस प्रकार का संसाधन है? तो सबसे पहला आंसर किसका आता है? ये सभी किस प्रकार का संसाधन है? तो बताइएगा बच्चों, ये सभी जो संसाधन है विद्यार्थी जी, ये सभी संसाधन जो है, माफ कीजिएगा बच्चों थोड़ा तबियत गड़बड़ चल रहा है, ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है, परीक्षा में पूछा जाता है। मेरे विद्यार्थी जी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना परसेंट बच्चों का सही उत्तर है, देखिए। तो इस बार कुछ परसेंटेज ठीक हुआ है और 5वें में अगर हम देखें 8500 बच्चों ने आंसर दिया है, 87% बच्चों का सही है। तो बताओ डियोशियन, क्या आपका रिजल्ट अच्छा हो रहा है? क्या इस क्वेश्चन में कुछ अच्छा काम हुआ है? तो एक बार दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी इस क्वेश्चन में हम दिशा वाले बच्चों ने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। तो एक बार दिल बनाकर भेज दीजिए और सब लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपके गुरुदेव की क्लास में 10,000 से कम बच्चे जुड़े हैं, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए। हाँ, आज जुड़ने का कारण भी ये था कि बहुत लेट से क्लास शेयर किया गया था आप लोगों में। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है ना? तो ऐसे ही बच्चों, है ना, ऐसे ही विद्यार्थी जी अगले सवाल में कोशिश कीजिएगा कि ज्यादातर सवाल सही हो ना, ज्यादातर बच्चों का परसेंटेज सही हो। लीजिए
है ना। चलिए टेक्निकल महोदय थोड़ा पोल दिया जाए। लीजिए पोल दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए और देखो तुरंत आंसर मत करना, सही आंसर करना बच्चों। क्वेश्चन है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ऑप्शन मेरे विद्यार्थी जी दिया गया है CO2, सिर्फ ऊर्जा, या सिर्फ H2O, या इनमें से सभी। तो विद्यार्थी जी सबसे पहली बात यह है कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता कहाँ है? तो बच्चों ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। बच्चों ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किस प्रकार के ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किस प्रकार के श्वसन में होता है? तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायवीय शोषण में। किस में होता है? वायवीय शोषण में होता है। और वायवीय शोषण बच्चों किसकी उपस्थिति में होता है? तो वायवीय शोषण किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बच्चों वायवीय शोषण में कितनी एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? तो वायवीय शोषण में याद रखिएगा 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे तो एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? एडिनोसाइन, है ना, एडिनोसाइन ट्राई 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 बच्चों फॉस्फेट, है ना, फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट पूछा जाएगा। बच्चों एटीपी सबसे पहले किस में टूटता है? एटीपी अगर टूटता है तो वो किस में टूटता है? तो सर एटीपी टूटता है एडीपी में, है ना, एडीपी में। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बच्चों कहते हैं एडिनोसिन, है ना, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, है ना, डाई बच्चों डाइफॉस्फेट होता है। अगर पूछा जाए कि अवायवीय शोषण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो अवायवीय शोषण में मेरे विद्यार्थी जी 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय शोषण में किस अम्ल का निर्माण होता है? अवायवीय शोषण में किस अम्ल का निर्माण होता है? परीक्षा में पूछा जाएगा। तो कहना बच्चों अवायवीय शोषण में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। वायवीय शोषण, है ना, अवायवीय शोषण बच्चों, अवायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? और वायवीय शोषण जो है वो उसका पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? बताओ मेरे बच्चे, उसका पूरा प्रोसेस कहाँ होता है? तो अवायवीय शोषण का पूरा प्रोसेस बच्चों, पूरा प्रोसेस जो है कोशिका द्रव में होता है। पूरा प्रोसेस बच्चों कोशिका द्रव में होता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए किस प्रकार के शोषण में किस प्रकार के शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण बच्चों किस प्रकार के शोषण में होता है? तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायवीय शोषण में। याद रखिएगा कि वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। बच्चों बताओ किस प्रकार के शोषण में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? किस प्रकार के शोषण में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहां से जो भी सवाल है बच्चों, अब बताओ ऐसा पढ़ना अच्छी बात है या गलत बात है? ऐसे पढ़ना अच्छी बात है या गलत बात है? जिनको लगता है कि सर पढ़ाई का मतलब यही होना चाहिए, म- रामबाण का मतलब ये होना चाहिए जिसके अंदर हम लोग ठीक है, या जिसको बच्चों सिर्फ टिक लगाओ सर जी, सिर्फ टिक लगाओ, वो 2 दबाएं। जिनको लगता है तरीका नंबर 1 सही है, और बच्चों तरीका नंबर 1 आपको सोचना सिखाता है कि आप अधिक से अधिक कैसे सोच सकते हैं, और तरीका नंबर 2 ये बताता है कि भैया सिर्फ टिक लगाओ और आगे बढ़ो, सिर्फ टिक लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है ना? मैं देख पा रहा हूं कि 10,000 बच्चों में मात्र और मात्र बच्चों 59% बच्चों का सही उत्तर है। बोलो ये बच्चों ये कहां तक अच्छा है? बताओ ये विद्यार्थी जी कोई शर्म की बात है कि नहीं? ये बताओ कि सर जी ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि ना कि मात्र मेरे बच्चे 59% विद्यार्थी का इसमें सही उत्तर है, मात्र 59% विद्यार्थी का। तो बच्चों ये तो ठीक बात नहीं है, ऐसे करोगे आप लोग तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत। ठीक है, तो क्या अगले सवाल में परसेंटेज बढ़ेगा? क्या अगले सवाल अगले सवाल में परसेंटेज बढ़ेगा? बोलो हाँ या ना। अगले सवाल में परसेंटेज बढ़ेगा? बोलो यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो कि अगले सवाल में परसेंटेज बढ़ेगा आया ना? ये सर 99% सही होगा। नहीं बच्चों देखो परसेंटेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई मेरे, परसेंटेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है ना? अगले सवाल में परसेंटेज बढ़ना, वहाँ कमेंट मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है ना? ठीक है, अगले सवाल में परसेंटेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बढ़ें? लिखें? चलो भाई लिखते हैं, लिखते हैं। अगला सवाल नंबर आता है सवाल नंबर 7। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा एल्काइन है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक मेरे विद्यार्थी जी एल्काइन है? अब आपके सामने ऑप्शन दिया गया है और मेरे ख्याल से पोल हुआ होगा 7वां नंबर सवाल का। पहला ऑप्शन कह रहा है एल्काइन में एथिन है, दूसरा है बच्चों मेथेन है, तीसरा है एसीटिलीन है, और चौथा है क्लोरोफॉर है। तो बच्चों पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन है? तो मेरे विद्यार्थी जी एल्काइन पूछा गया है। अब हम एथिन की बात करते हैं, तो एथिन की बात करते हैं तो लास्ट में बच्चों एथिन लगा है। एथिन का मतलब है ये तो बच्चों एल्कीन समूह का लग रहा है, एथिन ये तो एल्कीन समूह का है।
मेथेन की बात करते हैं तो मेथेन आपको पता होगा कि मेथेन जो है ये किस समूह का है बताइए। तो मेथेन जो है मेरे विद्यार्थी जी, मेथेन जो है ये एल्केन समूह का है, ये एल्केन समूह का है। अब हमारे पास बचा क्या बच्चों, तो याद रखिएगा पूछा गया है एल्काइन समूह का, बच्चों याद रखिएगा एल्काइन समूह का एसिटिलीन है ना। एसिटिलीन जो होता है ये एल्काइन समूह का है। तो अगर आप ऑप्शन सी टिक किए हैं तो आप बिल्कुल सही टिक किए हैं, एसिटिलीन। अब बच्चों ऑप्शन सी में अब हमें देखना है कि कितने परसेंट विद्यार्थी ने 8000 में से सिर्फ और सिर्फ 44% विद्यार्थी ने सही टिक किया है। बताओ क्या ऐसे रिजल्ट होगा मेरे विद्यार्थी जी? सिर्फ 44% ने सही टिक किया है। क्या ऐसे में रिजल्ट होगा? बोलो हाँ या ना। क्या ऐसे में रिजल्ट होगा? येस और नो। बहुत दुख वाली बात है। मैं तो भाई ये वाला इमोजी बनाकर भेजूंगा कि बहुत दुख लग रहा है मुझे कि ऐसे में रिजल्ट तो नहीं होगा भैया, नहीं होगा रिजल्ट। एसिटिलीन। अगर मैं पूछूं विद्यार्थी जी यहाँ पर आपसे कि एल्कीन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल्कीन का होता है CN और H2N। अगर मैं पूछूं, देखो हड़बड़ मत करो क्योंकि हड़बड़ करके जाना कहाँ है। पूरे साइंस में कितना क्वेश्चन लगाना है बताओ? पूरे साइंस में आपको कितना क्वेश्चन लगाना है मुझे बताओ? पूरे साइंस में 40 तो क्वेश्चन बनाना है। तो इतना हड़बड़ करके कहाँ जाना है? चुपचाप बैठो, आराम से पढ़ो। बच्चों एल्केन का फार्मूला में होता है CnH2n+1, ये एल्केन होता है मेरे बच्चे। अगर मैं पूछूं आपको कि एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र सबसे पहले किसका आएगा बताओ? सर मेरा सही है। अच्छा, जिसका सही है वो बहुत हंस रहा है ना मेरे बच्चे, जिसका भी सही है वो बहुत हंस रहा है तो बताइए मेरे विद्यार्थी जी, फॉर्मूला होगा CnH2n और माइनस का 2 होगा। एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक बार में बच्चों 10,000 लाइक्स पूरे होने चाहिए। पहले सेशन को लाइक कर दो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है देख करके। एक बार 10,000 प्लस लाइक कर दो इस सेशन को। सभी बच्चे लाइक करेंगे, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। एक बार बस लाइक बटन दबाना है, एक साथ 10,000 लाइक्स पूरे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। गलती करने वाले को बहुत बड़ी सजा मिलेगी। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब सवाल पूछा गया है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ना। सर आप गलत लिख दिए हैं, कहां पढ़ रहे हैं? दैनिक भास्कर ऐप में आपका स्वागत है। दुनिया भर की लाइव ब्रेकिंग ग्राउंड रिपोर्ट। आप गलत लिख दिए हैं, कहां पढ़ रहे हैं? है ना, एल्कीन ठीक लिखे ना, एल्केन में प्लस, अरे एल्केन में प्लस यहाँ गलत लिख दिया। अच्छा ये गलत लिखे हैं, +2 होगा ना, सॉरी बच्चों मैंने ठीक कर दिया। आ जाओ सवाल पूछा गया कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेरे विद्यार्थी जी धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। इसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप लोग बताइए उधर कि खाने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो इंपॉर्टेंट जो सबसे 5 महत्वपूर्ण